हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम सिविल स्टडीज़। आज हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। और ये चैप्टर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम होने दो, चाहे वो एनटीपीसी या फिर कंट्रोलर के। तो हम बिना टाइम गवाए ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी, सीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बिना टाइम गवाए हम अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। डैट मीन्स दे आर द नॉमिनल हेड। एंड जो रियल पावर जो एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है। और हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल फॉलो करते हैं। मीन्स हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे पार्ट 5th में आते हैं। एंड जो भी आर्टिकल्स 52 से लेके 78 पूरे प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूरे आर्टिकल्स में डील करते हैं। और हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है उसमें द फॉलोइंग मेंबर्स इंक्लूडेड है। वो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि बता दो आर्टिकल 53 किस बारे में है, आर्टिकल 61 किस बारे में है। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको एनालिटिकल नॉलेज भी पूरा चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए एक पूरा टेबल बना दिया है जिससे आप शॉर्ट में आप पढ़ सकते हो एकदम ग्लैंस में। जैसे कि आर्टिकल 52 में मेंशन है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये आर्टिकल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं टिक करते जाऊंगा कौन सा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 54 बात करता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल नंबर 61। ये एसएससी एंड रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हम प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से कैसे हटा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 72 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो आर्टिकल नंबर 123, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोम्युलगेट कर सकते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। जितना भी आर्टिकल्स मेंशन है हम सब डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। ओके, दो आर्टिकल नंबर 143 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। पर सुप्रीम कोर्ट जो भी ओपिनियन प्रेसिडेंट को देगा वो बाइंडिंग नहीं होता, वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि उन्हें मानना है कि नहीं। और इसमें और एक आर्टिकल है जो पूछा जाता है, डेट इज़ आर्टिकल नंबर 142 जो कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है। दिस पावर बिलोंग्स टू बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि हम प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पर ये आर्टिकल भी आप ज़रा ध्यान में रख लेना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे पास कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सबसे पहला मेंशन है, डेट इज़ यू हैव टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, चाहे आप बाय बर्थ भी हो सकते हो या फिर बाय नेचुरलाइजेशन भी हो सकते हो। लेकिन अमेरिका में सिर्फ बाय बर्थ रहोगे तभी आप वहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हो। आपकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए। आप मेंबर एलिजिबल होना चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन सको, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, या फिर आप इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। और राज्यसभा को हम अपर हाउस पीपल कहते हैं या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और जो फोर्थ है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी में आपके पास होल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक नोट है, ज़रा आप देखो। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट इज़ नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ दस एलिजिबल। तो जितने भी मेंबर्स की हमने बात किया ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देते हैं, द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर इफ सच अ इलेक्टेड मस्ट वेकेट। अगर कोई भी प्रेसिडेंट एक बार अगर बन जाए तो वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और उनके जो अलाउंस होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर वो एक बार प्रेसिडेंट बन के आ गए तो वो टाइम में उनके जो अलाउंस एंड प्रिविलेज है उसको वो कम नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है, जब तक वो पूरे टर्म ऑफ ऑफिस में रहेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस कैसा होता है, जो एसएससी एंड रेलवेज में पूछा भी गया है। द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 proposers and 50 seconders from the electoral college। मतलब जो 50 proposers जो उनका नाम प्रपोज करेंगे और 50 seconders जो इस पे हामी भरेंगे, पर ये दोनों सेम मेंबर्स नहीं हो सकते। 50 proposers अलग होने चाहिए, 50 seconders अलग रहने चाहिए फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज, जो उन्हें वोट डालते हैं। हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि इनके इलेक्शन प्रोसेस में प्रेसिडेंट को कौन वोट डालता है। और जो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होएगा उसको 15,000 रुपये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने होते हैं। और ये डिपॉजिट अगर आपको 1/6 से वोट अगर कम आएंगे तो ये डिपॉजिट आपका ले लिया जाएगा, या आपको रिटर्न नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट के बारे में, जो आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 के बारे में बात करता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हम उनको वोट नहीं देते हैं डायरेक्टली, बल्कि वो इनडायरेक्टली चॉइस होते हैं, जो कि बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम देखते हैं कि इन्हें कौन कौन वोट डालता है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहली बात कि इनके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, डेट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा में जो भी इलेक्ट होके आए हैं वो इनको सिर्फ वोट दे सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इनको वोट नहीं दे सकते। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स इनको वोट देंगे, ओके। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, विधानसभा ऑफ द स्टेट्स होते हैं। इसमें विधान परिषद नहीं होता है, डेट इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें वोट नहीं दे सकते। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बेसिकली जो यूटीज़ है वो सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही सिर्फ इनमें वोट डाल सकते हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर का उन लोग वोट नहीं डाल सकते। इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें मेंशन भी किया हुआ है कौन कौन वोट नहीं डाल सकता। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वोट नहीं डाल सकते, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स डाल सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो बेसिक इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, डेट इज़ आर्ट से, स्पोर्ट्स से, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी इसमें वोट नहीं डाल सकते। और जो मेंबर्स चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डेट इज़ विधान परिषद के अगर मेंबर रहेंगे वो भी वोट नहीं डाल सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द यूटीज़ असेंबलीज ये भी वोट नहीं डाल सकते। कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे हो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनका वोटिंग कैसे होता है। जो इलेक्शन है उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इनका वोटिंग कराया जाता है ताकि सारे स्टेट्स में इनका रिप्रेजेंटेशन एंड यूनियन में बराबर हो सके। इनमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दिया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही वोट मिलना चाहिए। अगर आपको 51% भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से वोट मिल रहा है तो इसमें आप विनिंग कैंडिडेट कहलाओगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर कोई 4 मेंबर है 1 2 3 4, तो आपको प्रेफरेंस में
रखना है कि किसको आपको वोट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा ये, सेकंड पे प्रेफरेंस हो सकता है ये, थर्ड पे प्रेफरेंस ये, एंड फोर्थ पे प्रेफरेंस ये। जो जिसको सबसे ज़्यादा बार नंबर 1 का प्रेफरेंस होगा वो इसमें विनिंग कैंडिडेट कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ वोट्स, इसमें कुछ कैलकुलेट करने के हैं। ये यूपीएससी में पूछा जाता है कभी कभी डिटेल में, और एसएससी एग्ज़ाम में भी, कि एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपके जो टोटल पॉपुलेशन आपकी स्टेट है उसका आपको डिवाइड करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड एमएलएस कितना है, और उसको टोटल डिवाइड कितने करेंगे आप 1000 से। ओके, और ये जो हम पॉपुलेशन जो काउंट करते हैं, जो लास्ट हमारा 1971 का सेंसस हुआ था उस फिगर को लेके हम काउंट कर सकते हैं। अभी जो हमारा 2027 में जो डिजिटल डेटा आएगा बाद में इसको हम अपडेट करेंगे गवर्नमेंट लोग। उसके बाद जो एमपी की, एक एमपी का वोट कितना होता है, डेट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये बेसिकली फॉर्मूला है, आपको एक बार देख लेना है। अगर आप क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसके रिलेटेड आपको पूछा नहीं जाता, बस इसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोई भी कैंडिडेट इसमें जीतता कैसे है। ओके, अब हम डिस्प्यूट, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो उसका जो डिसीजन है वो लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही फाइनल डिसीजन कहला जाएगा। इसको आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आप इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट था या फिर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व था, उस बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रॉपर से नहीं कराया गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि ओथ, टर्म एंड इम्पीचमेंट। जो ओथ है आपका आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंस रहेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेंगे वो उनको ओथ दिलाते हैं। और ये बेसिकली ओथ के बारे में लिखा गया है कि वो कोर ओथ कैसे उन लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस। जब प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट होते हैं तो वो ऑफिस में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। वो चाहिए तो रिज़ाइन दे सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है। लेकिन वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं जब तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट जीत के इलेक्शन में आ ना सके। और वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर वो इलेक्शन में जीतते हैं तो। लेकिन अमेरिका में सिर्फ आप 2 टर्म के लिए ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हो। ओके, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का अभी ये लास्ट टर्म चल रहा है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है, ठीक है। आप इम्पीचमेंट करने के लिए कुछ तरीका है, आप इम्पीचमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोकसभा में, राज्यसभा में आप पहले इम्पीचमेंट के चार्जेस इनिशिएट करोगे। इसके लिए आपके वो सपोर्ट भी लगता है, लोकसभा में 100 मेंबर्स का और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप 14 डेज़ का नोटिस दोगे प्रेसिडेंट का, ठीक है। और 25% ऑफ द मेंबर्स ये चार्जेस पे आपके साइन करने चाहिए। उसके बाद द रेजोल्यूशन पास बाय नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगता है। अगर वो एक हाउस में पास हो गया तो उसके बाद में सेकेंड हाउस में भी पास करके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। फाइनल पासिंग अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ पर भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर बताया कि जब उनको हटाया जाता है तो उसमें कौन कौन वोट कर सकता है। देखो, इलेक्शन के टाइम में जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही वोट कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑफिस से हटाने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी वोट कर सकते हैं। ओके, एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज कैनॉट वोट इन इम्पीचमेंट इवन दो इन द इलेक्शन। जो इलेक्टेड मेंबर एमएलएज ऑफ जो स्टेट रहते हैं वो उनको इलेक्शन के टाइम में वोट तो देखते हैं, लेकिन हटाने के टाइम में उनका कोई भी रोल नहीं होता है। और आज तक हमारे भारत में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद में वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी रहेगी ऑफिस में या फिर
5 साल हो गया है या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर इम्पीचमेंट का हो गया या डेथ के उधर गया, तो इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इसमें वैकेंसी कुछ इस टाइप के वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस में आ सकती है। उसके बाद है सक्सेशन लाइनअप। अगर वैकेंसी हो गई है बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के तरह एक्ट करते हैं। ओके, इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो वो टाइम में प्रेसिडेंट के ऑफिस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज पार्लियामेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, अगर वो भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो उसमें करेंगे। बाद में एक यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि 1969 चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड एंड वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी रिजाइन। बेसिकली वहाँ पर प्रेसिडेंट भी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, इसके लिए वहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1969 में एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने प्रेसिडेंट का रोल वहाँ पर निभाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में भी, यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी इससे आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास कौन से होते हैं हम पहले देखेंगे। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नेम पे। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी साइन होते हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन होते हैं। तो किन किन को अपॉइंटमेंट करते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को पीएम के एडवाइस में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसके बाद में वो अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है वो आर्टिकल नंबर 78 के ज़रिए हमारे प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक बार अगर वो एरिया शेड्यूल एरिया हो गया तो वो प्रेसिडेंट फंक्शंस करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। ये बहुत बार प्रीलिम्स के, यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर रेलवेज में पूछा जाता है कि शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है, तो वो पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ओके, अब हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से होते हैं। प्रेसिडेंट हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको पहले, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मिल के हमारा पार्लियामेंट बनता है। वो पार्लियामेंट को समन बुला सकते हैं कि आप अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया तो वो बुला सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो लोकसभा को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब एंड कर सकते हैं उनका सेशन। जॉइंट सीटिंग भी बुलाते हैं, ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। अगर कोई भी बिल अगर डेडलॉक में हो गया, पास नहीं हुआ तो, और जो लोकसभा के स्पीकर है वो जॉइंट सीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। उसके बाद जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है, हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर फर्स्ट सेशन को एज ए जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर वहाँ पर वो पूरा स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स वगैरह जो अच्छे काम हुए तो उसके बारे में वो मेंशन करते हैं। और 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो कौन से फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस को भी वो लोकसभा में भी इलेक्ट करते थे, लेकिन इस प्रथा को वहाँ पर हटा दिया है बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसके बाद मनी बिल्स को या फिर किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अगर आपको चेंज या अल्टर करना है तो आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायरी ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होती है प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन। अगर आपको कभी मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में तो आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगता है। बजट को वो पार्लियामेंट के सामने ले करते हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्शन ऑन द रिकमेंडेशन। मतलब जब इलेक्शन का टाइम होता है और उनको पैसे की ज़रूरत होती है, उसमें प्रेसिडेंट का उसमें ग्रांट के लिए परमिशन लगता है।
हमारे पास 3 टाइप के फ़ंड होते हैं, जैसे उसमें फिर कंटिजेंसी फ़ंड के बारे में अगर कुछ भी आपको पैसा लेना है तो प्रेसिडेंट का परमिशन लगता है। जैसे 3 टाइप के फ़ंड हो गए आपके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड एक पीएम होता है। तो बेसिकली इस फंड से अगर आपको कुछ भी पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट का परमिशन ज़रूरी है। उसके बाद वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के लिए। जो पैसे का जो शेयर होता है वो डिसाइड करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड दी स्टेट्स। ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, पर फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। इसका में जुडिशियल पावर्स क्या होते हैं? वो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट अंडर आर्टिकल 143, जो हमने पहले ही देख लिया है। लेकिन जो भी एडवाइस वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर। इसके बाद में उनके पास मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती है। डिप्लोमेटिक पावर्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स और हम नेगोशिएट करते हैं वो सब हम प्रेसिडेंट के नाम पे ही करते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स में। मिलिट्री पावर्स, द प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया होते हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को अपॉइंट करते हैं। कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वॉर या वॉर के लिए भी डिक्लेयर करते हैं लेकिन उनमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल का होना ज़रूरी होता है, डैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद में वेटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वेटो पावर्स, जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं आर्टिकल 111 के ज़रिए में। चाहे वो एसेंट दे दे, मतलब हाँ बोल दे कि ये बिल आपका पास हो गया, चाहे वो बिल को अपने पास रख लें, ना वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, या फिर वापस वो लोकसभा राज्यसभा में रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर मनी बिल होगा तो उन्हें कंपल्सरी एसेंट देना पड़ता है और वो बिल को रिकंसिडर के लिए भी दे भी नहीं सकते। सिमिलरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, उसमें भी उनको एसेंट देना पड़ता है। तो 3 टाइप्स ऑफ वेटोज़ को एंजॉय करते हैं। मैंने आपके लिए टेबल फॉर्म में आपको कर दिया, हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। पहला जो है वो उनका पहला नंबर है एब्सोल्यूट वेटो, मतलब उन्होंने बिल को डायरेक्टली मना कर दिया अगर वो प्राइवेट मेंबर्स का बिल होगा तो, ओके। उसके बाद दूसरा है हमारा सस्पेंसिव वेटो, मतलब सस्पेंसिव वेटो फिलहाल लेने के लिए बिल को रिटर्न कर दिया रिकंसिडर करने के लिए। अगर पार्लियामेंट ने वापस से इसको पास किया भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को इसमें एसेंट देना पड़ता है। उसके बाद होता है पॉकेट वेटो, इसमें वो कोई एक्शन नहीं लेते, ना हाँ बोलते ना बोलते, बस अपने पास बिल रख लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल है, प्रेसिडेंट जैल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के साथ में किया था। हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर वो बिल को रिटर्न करने पर हमारे इंडियन में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। इसके लिए कहा जाता है कि जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट होता है वो ज़्यादा बिगर है, ज़्यादा बड़ा है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। उसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। जब प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट बिल का जब प्रस्ताव होता है इसमें कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट को एसेंट उसमें देना ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में, जो आर्टिकल नंबर 123 में मेंशन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब प्रोमulgate करते हैं? जब पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होते हैं, और वो ऑर्डिनेंस का सेम वैल्यू होता है जैसा एक एक्ट का वैल्यू होता है, बस वो परमानेंट नहीं, टेम्पररी होता है। अगर उसको पास कर दिया जाए हाउस में तब वो परमानेंट बन सकता है, ओके। तो यहाँ पर कंडीशंस बताए कि ऑर्डिनेंस कब पास होगा, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा तब, या फिर कोई पास होगा जब वेयर इज़ नेसेसरी, कोई ज़रूरत है सच में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, तब वो पास कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन सब्जेक्ट ऑन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द एंड इज अ सब्जेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। जो ऑर्डिनेंस है वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, ओके। और जो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ स्पैन होती है वो 6 वीक्स की होती है। और प्रेसिडेंट अगर वापस से जो सेशन असेंबल होएगा फिर पास कराएंगे उसमें, तो हम उसको बोल सकते हैं, फिर इसको हम एक्ट बना सकते हैं। जो मैक्सिमम वैलिडिटी वही है 6 मंथ्स एंड
6 वीक्स। और जो मैक्सिमम गैप किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने का होता है, उससे ज़्यादा का गैप आप नहीं ले सकते। पार्डनिंग पावर, जब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि आपको कोई अगर डेथ सेंटेंस वगैरह मिला है तो प्रेसिडेंट आपका सज़ा को माफ़ कर सकता है। ओके, और वो कोर्ट मार्शल अगर कोई मिलिट्री के भी जो सेंटेंस है उसको भी वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो कोर्ट मार्शल वाले सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। इसमें देखेंगे क्या क्या है। एक तो सबसे पहला होता है पार्डन, कि उनको पूरे पनिशमेंट से उनको फ्री कर दिया गया। कम्यूटेशन होता है कि एक सज़ा कोई डेथ सेंटेंस मिली थी उसको बस इम्प्रिजमेंट तक बदल दिया। रेमिशन मतलब सज़ा को अगर 2 साल का है तो उसको 1 साल कर दिया। ओके, रिस्पाइट मतलब होता है कि लेसर सेंटेंस कर दिया उसको, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी के जरिए, फिर प्रेगनेंसी है अगर वो फीमेल है तो, प्रेग्नेंट है तो। रिप्रीव मतलब क्या, बेसिकली एक सज़ा को थोड़े देर के लिए कुछ कम कर देना, टेम्परेरी पीरियड के लिए। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल सज़ा को भी कर सकता है लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, वेर गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, द गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को सिर्फ वो लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ला सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस को वो कम्प्लीटली पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स होती है, मतलब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर है जो अपने विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर को वो ले सकते हैं। ओके, वैसे तो 42nd एंड 44th अमेंड एक्ट हुआ था, उसमें बोला था कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, या फिर पीएम अगर सडनली कोई ऑफ वगैरह हो गए और उनको कोई सक्सेसर नहीं है तो। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं अगर लोकसभा में अगर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर फेल हो गए तो। ओके, उसके बाद में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मेजोरिटी वगैरह उन्होंने खो दिया है तो। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एसएससी के लिए एंड रेलवेज के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सिर्फ एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 टर्म्स को सर्व किया हुआ है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जी थी, और फर्स्ट ट्राइबल सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी करंट प्रेसिडेंट भी है। ओके, करंट प्रेसिडेंट्स हु डाइड इन ऑफिस इज डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उनके सामने कोई अपोनेंट था नहीं, उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट और सबके फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। वेटो पावर्स आर्टिकल 1 में मेंशन, ऑर्डिनेंस पावर्स आर्टिकल 123 एंड जॉइंट सिटिंग पावर आर्टिकल 108। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ के जाना। इसी के साथ में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पूरे फैक्ट्स डिटेल्स एंड देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल नया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।